हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 6 था। इस चैप्टर में हम लोगों ने एरोबिक और एनएरोबिक के बारे में जान लिया था, ठीक है। जिसमें एनएरोबिक में स्ट्रिप की बात की थी और एरोबिक में हमारे जैसे ही जीव आते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं या दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय में क्या होता है कि हमारे जो पेशियां होती हैं उन पेशियों में क्या होता है, सीमित ऑक्सीजन होता है। इस सीमित ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है कि वायवीय श्वसन होना शुरू होता है। लेकिन सीमित ऑक्सीजन की वजह से वायवीय श्वसन होने के बाद जब ऑक्सीजन कम पड़ जाता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, अवायवीय श्वसन शुरू हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि अवायवीय श्वसन हो रहा है, तो वहां पर ग्लूकोज जो है ना, वो किस में टूटने लगता है, तो वहां पर जो ग्लूकोज है वो CO2 और किस में टूटने टूटने लगता है, तो लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, ठीक है, यानी लैक्टिक अम्ल में टूटना शुरू हो जाता है। अब ये जो लैक्टिक अम्ल है ना, ये लैक्टिक अम्ल हमारे पेशियों में, मांसपेशियों में संचय होना शुरू कर देता है। जब यह हमारे मांसपेशियों में संचित होने लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें तकलीफ महसूस होती है या हमें दर्द महसूस होता है, या कहा जाए तो ऐठन महसूस होने लगती है। ऐठन की वजह से क्या होगा, दर्द ही होगा, जाहिर सी बात है। और जब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि हमारे पैरों में या पेशियों में ऐठन महसूस हो रहा है या दर्द महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि हमारे जो पेशियां हैं या मांसपेशियां हैं उनमें कौन सा चीज़, तो लैक्टिक एसिड क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। और जब लैक्टिक एसिड स्टोर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, या तो अगर हम उसका क्या करें, हम मालिश करने की कोशिश करें, मालिश करें, या गर्म पानी से क्या करें, उसको धुलने की कोशिश करें। जब ऐसी क्रिया करते हैं तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उसका क्या होने लगता है, क्षीण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि वो धीरे धीरे क्या हो गया है, क्षीण होना शुरू हो जाता है, तब जाकर क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति बड़ी तेजी से होती है। कैसे होती है, क्योंकि रक्त का संचरण बड़ी तेजी से होने लगा है, रक्त का संचरण होना शुरू हो गया है, ठीक है। मालिश करवा लेने से क्या होता है, ऐठन को आराम मिलता है। क्यों मिलता है भाई, या गर्म पानी से या शरीर को धुलने से क्या होता है, आराम मिलता है। क्यों, क्योंकि रक्त का संचरण बढ़ जाता है। और जब रक्त का संचरण बढ़ेगा तो रक्त के जरिए ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। जब ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचना शुरू हो जाएगा तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या होने लगेगा, विखंडन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें विखंडन शुरू हो जाएगा, तो आपका जल में विखंडन शुरू हो जाएगा और वहां पर हमको क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। ये स्थिति इस तरह से लिखी गई है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको एक पॉइंट की तरह लिख लेते हैं जो बहुत जरूरी है। देखिए, हम लिखवा दे रहे हैं, समझ लीजिएगा इसको। जब हम कोई शारीरिक कार्य या दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं तो हमारे पेशियों में, मांसपेशियों में लिखते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमारे मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाता है। यह ऐंठन
का मुख्य कारण मुख्य मुख्य कारण कारण सीमित ऑक्सीजन की वजह से से होता है, क्योंकि सीमित ऑक्सीजन के खत्म होने पर अवायवीय श्वसन शुरू होता है। ऐसी स्थिति में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल में विखंडित होता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल का संचय ज़्यादा हो जाता है जो ऐंठन को बढ़ाता है। देखिए भाई, दिख रहा है? हाँ, इतना तो दिख रहा है। ठीक है, जब हम कोई शारीरिक कार्य या दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाता है। यह ऐंठन का मुख्य कारण सीमित ऑक्सीजन की वजह से होता है, क्योंकि सीमित ऑक्सीजन के खत्म होने पर अवायवीय श्वसन शुरू हो जाता है। ऐसी श्वसन स्थिति में ग्लूकोज, ठीक है, CO2 और लैक्टिक अम्ल में विखंडित होता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है जो ऐंठन को बढ़ाता है। ठीक है, इसके लिए हम मालिश या गर्म पानी से स्नान करने से रक्त का संचरण तेज हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हम मालिश या गर्म पानी से स्नान करने से रक्त का संचरण तेज हो जाता है। रक्त के संचरण की वजह से तेज संचरण की वजह से
ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पूर्ण होने लगती है, पूर्ण होने लगती है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाता है, जल में टूट जाता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाता है और शरीर को आराम मिलना शुरू हो जाता है। यही है भाई पूरा, यानी ऐठन क्या होता है हमारे शरीर से दूर हो जाता है या हमको आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया। चलिए सुनिए ध्यान से। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने बारे में, ब्रीथिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, ब्रीथिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में जब जान लेंगे तो अच्छे से फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीथिंग के बारे में समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों को क्या करते हैं, वायु के माध्यम से अपने अंदर लेते हैं। जब उसको अंदर लेते हैं तो उसे इनहेलेशन कहते हैं, यानी अंतः श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेलेशन यानी अंतः श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीजन युक्त जो वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन से समृद्ध होती है और ऑक्सीजन ही हमारे लंग्स के थ्रू, ऑक्सीजन ही जो है वो ब्लड में मिक्स होकर पूरी बॉडी में पहुंचता, और सारी गैसें कभी नहीं पहुंचती हैं, याद रखिएगा। थोड़ी मात्रा में जाती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में वो अंदर की तरफ नहीं जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनका ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होने के बाद, ऊर्जा मिलने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड वापस क्या होती है, बाहर की तरफ आती है। इसे उच्च वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च वसन कहते हैं। ठीक है, जो उच्च वसन होता है इसे एक्सहेलेशन कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं। ये प्रक्रम क्या होता है हमारी बॉडी में लगातार जीवन पर्यंत चलता रहता है, लगातार जीवन पर्यंत क्या होता है, चलता रहता है। और इस प्रक्रम में क्या होता है, जब लगातार जीवन पर्यंत चलता रहता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 1 मिनट में जितनी बार ये दोनों प्रक्रिया करते हैं, कौन कौन सी, तो उच्च श्वसन, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन, ये दोनों प्रक्रिया जब हम जितनी बार करते हैं, ठीक है, जितनी बार करते हैं, ठीक है, श्वसन करते हैं, यही क्या कहलाता है, श्वसन दर कहलाता है या ब्रीथिंग रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रीथिंग रेट कहलाता है। बस इतनी सी बात है, इसी को समझने की जरूरत थी। तो देखिए अगर जरूरत है तो लिखवा देते हैं कि हम लिखते हैं कि जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु को अपने नासाद्वार के माध्यम से अंदर की ओर लेते हैं तो उसे अंतः श्वसन इनहेलेशन कहते हैं। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु
शरीर से बाहर आती है तो उसे उच्च वसन यानी एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उच्च वसन कहते हैं, यानी एक्सहेलेशन कहते हैं। 1 मिनट में 1 मिनट में श्वसन 1 मिनट में जितनी बार श्वसन क्रिया करते हैं अर्थात इनहेलेशन व एक्सहेलेशन दोनों प्रक्रम होता है उसे श्वसन दर कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको बतानी थी, यही चीज़ मैंने आपको क्या कर दी, लिखवा दी। ठीक है, क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। देख लीजिए भाई। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु को अपने नासाद्वार के माध्यम से अंदर की ओर लेते हैं तो अंतः श्वसन कहते हैं। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु शरीर से बाहर आती है तो उसे उच्च वसन कहते हैं। 1 मिनट में जितनी बार श्वसन क्रिया करते हैं अर्थात इनहेलेशन या एक्सहेलेशन दोनों प्रक्रम होता है उसे श्वसन दर कहते हैं। सीधे सरल भाषा में, बहुत ज़्यादा घुमाने वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें परेशान होइए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अच्छा भाई, सीधी सी बात है, जब आप कोई कार्य करेंगे मेहनत वाली, या दौड़ने का काम करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो आपका श्वसन दर सीधी सी बात है बढ़ जाएगा। जो श्वसन दर है वो क्या होगा? तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आप नॉर्मल रहते हैं तो थोड़ा कम रहता है, और जब आप दौड़ना शुरू कर देते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यही चीज़ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नॉर्मल रहेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। भाई क्या होगा कि मिट नहीं रहा है भाई, कल बोर्ड बहुत गंदा हो जा रहा है। जब आप नॉर्मल रहेंगे तो जो श्वसन दर होती है जब आप नॉर्मल रहते हैं तो श्वसन दर जो होती है 1 मिनट में औसतन जो होती है वो 15 से क्या होती है? 18 होती है। 15 से 18 होती है 1 मिनट में श्वसन दर, नॉर्मल औसतन देखने को मिलता है। ठीक है, औसतन श्वसन दर जो होती है, ठीक है, औसतन श्वसन दर जो होता है 15 से 18 बार होता है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप दौड़ना शुरू कर दिए या कोई काम करना शुरू कर दिए तो यही बढ़ जाता है। यही बढ़कर क्या हो जाता है? लगभग 24-25 हो जाता है। ठीक है, 24-25 हो जाता है। बस यही देखने को आपको मिलता है श्वसन दर। ठीक है, इतना जरूर याद रखिएगा, यही आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई हों तो आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे और कुछ चीज़ों को देखा जाए। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे की तरफ देखते हैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ठीक है, हम श्वसन कैसे लेते हैं, ये हेडिंग है कि हम श्वसन कैसे लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि हम श्वसन कैसे लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको हम लिखवाएंगे नहीं। ठीक है, हम श्वसन कैसे लेते हैं, जहां लिखवाना होगा वहां लिखवाएंगे,
लेते हैं। ठीक है, हम श्वसन कैसे लेते हैं? सीधी सी बात है भाई कि जब श्वसन क्रिया होती है तो जो हमारा नासा द्वार है उससे क्या होती है, वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है। ठीक है, ठीक है। अब वह जो है इसी को क्या कहा जाता है, इनहेलेशन यानी अंतः श्वसन कहा जाता है। ठीक है, और यह हमारे किसके द्वारा होता है, तो नासा द्वार के जरिए होता है। नासा गुहा से क्या होता है, नासा द्वार से, नासा गुहा से होते हुए, नासा द्वार से होते हुए कहाँ पहुँचती है, तो श्वास नली के अंदर फेफड़ों में क्या होती है, यह वायु पहुँच जाती है। ठीक है, जाती है और वहाँ वक्ष गुहा में क्या होता है, ये फेफड़ा जो होता है स्थित होता है। अब ये वक्ष गुहा क्या होता है, यह क्या होता है, पसलियों से घिरा हुआ होता है। वक्ष गुहा सिंपल सी बात है, पसलियों से घिरा होता है। ठीक है, घिरी हुई क्या होती है, क्या होती है, आपका एक आकृति होती है, या कहते हैं कि ये क्या करती है, सुरक्षा के लिए जो पसलियां होती हैं वो काम करती हैं। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? फेफड़ों में जो वक्ष गुहा है जो डायाफ्राम कहलाता है, क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो डाया, ठीक है, फ्राम कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। जब ये चीज देखने को मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है कि इसी को मध्यपट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वक्ष गुहा का आधार क्या होगा, प्रदान होगा। ठीक है, डायाफ्राम देखने को आपको मिलेगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो अब ये क्या करने लगते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा इनमें क्या होता है, गति देखने को मिलता है। क्या गति देखने को मिलता है, तो अंतः श्वसन में क्या होगा कि जो आपका पसलियां हैं ऊपर की तरफ हो जाएंगी। पसलियां जब अंतः श्वसन करें, जब सांस को अंदर ले रहे हैं, वायु को अंदर ले रहे हैं, तो पसलियां ऊपर हो जाएंगी। ठीक है, और बाहर की ओर गति करेंगी। पसलियां ऊपर होंगी और बाहर की ओर गति करेंगी, जबकि डायाफ्राम जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। डायाफ्राम जो होगा वो क्या करेगा, नीचे की ओर गति करेगा। ठीक है, नीचे की ओर गति करेगा। यही गति क्या है, हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। जो वक्ष गुहा है, ये जो हमारा वक्ष गुहा है, इसका आयतन क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जब ऐसा होने की कगार तो होता है तो इसी को क्या कहा जाता है, अंतः श्वसन की पूरी प्रक्रिया इसमें हो जाती है। हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन क्या होती है, वायु क्या होती है, पूरे शरीर में क्या हो जाता है, क्या होता है, पहुंचता है। और उस समय फेफड़े वायु से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। फेफड़े क्या होते हैं, वायु से भर जाते हैं। ठीक है, और जब इस तरह की देखने को मिलती है तो फिर क्या होता है, जब वही वायु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आने लगता है तो यही डायफ्राम अपनी जिस स्थिति पर था उस स्थिति पर आने लगता है, और जो पसलियां हैं वो अंदर की तरफ होने लगती हैं। ठीक है, जो बाहर हुई थी अंदर की तरफ होने लगती हैं, जो ऊपर हुई थी अपने स्थान पर जाना शुरू कर देती हैं। और ऐसा ही हमें हमेशा यही प्रक्रम बार बार दोहराता रहता है। यही प्रक्रम बार बार होने लगता है और इसे हम क्या करते हैं, इस गति को अनुभव भी हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यही इसमें जानने की ज़रूरत थी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं कि हम आपको बताएं। हाँ, कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ पर ज़रूर समझने की ज़रूरत है, उसे ज़रूर बताएंगे, उसे ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ठीक है, जैसे होता क्या है कि जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु अपने क्या होते हैं अंदर लेने की कोशिश करते हैं तो धूल होता है, धूल कण होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया भी होती हैं। ठीक है, परागण होते हैं। ये सारी चीज़ें भी, या कहा जाता है कि छोटे छोटे, जब गांव में जाएंगे तो भाई इस समय जो है खेती का समय हो रहा है तो धूल भी उड़ती है, तो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अंतः श्वसन के जरिए क्या होता है, हमारे अंदर जाने लगता है। तो कुछ तो क्या होता है, हमारे जो नासा द्वार होता है उसमें क्या होता है, रोम पाए जाते हैं, या कहा जाए बाल पाए जाते हैं, जिसमें वो क्या हो जाते हैं, कभी कभार फंस जाते हैं। कभी कभार क्या फंस ही जाते हैं, लगभग मैक्सिमम कण क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और लेकिन कुछ क्या होते हैं, पार चले जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जो कोमल गुहा होती है अंदर, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें जाकर बैठ जाते हैं और उनको क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। कोमल गुहाओं को जब उत्तेजित करते हैं तो वही हमको छींक आती है, वही क्या होती है, छींक आती है। ठीक है, छींकने से क्या होता है कि ये बाहर निकल भी सकते हैं। क्या होता है, बाहर निकल भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, था तो बता दिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये धूल कण कहाँ तक पहुँच जाते हैं, फेफड़े तक पहुँच जाते हैं और हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम गंभीर रोग से भी ग्रसित हो सकते हैं। ये देखने को आपको मिलता है, ये भी देखने को आपको मिलता है। तो बहुत ही क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं बहुत ही क्या होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी धूल भरे चीज़ों जगहों पर जाते हैं तो मास्क लगाने की आवश्यकता हमें ज़रूर होती है, ताकि हमें इन सब चीज़ों से क्या हो सके, हम बच सकें, इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकें, बच सकें। ठीक है,
समझ में आई बात? यही इसमें कहा गया है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, जहाँ तक इम्पॉर्टेंट है हम उसको आपको बताते हुए चल रहे हैं। अब अन्य जंतुओं में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे और उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसमें मोस्टली कॉकरोच के बारे में बहुत दिया हुआ है, उसके बारे में जरूर समझेंगे। तो अन्य जंतुओं में श्वसन, अन्य जंतुओं में श्वसन। ठीक है, अन्य जंतुओं में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करने चल रहे हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच का शरीर भाई इस तरह से होता है, ठीक है, कि कॉकरोच के पार्श्व भाग जो होते हैं, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग जो होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। किस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं? तो कॉकरोच के पार्श्व भागों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और इसी तरह से जो इन श्रेणी के जो कीट होते हैं, ठीक है, कीटों की बात कर रहा हूँ और जंतुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनमें भी ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें श्वास रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वास रंध्र कहा जाता है। और इन्हीं से मतलब जो कीटों में क्या होता है, गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वायु नलिकाओं का जाल भुना होता है। ठीक है, और इससे क्या कहा जाता है, जो जाल होता है, वायु नलिकाओं का जो जाल होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो श्वास प्रणाल कहा जाता है या वातक कहा जाता है। श्वास प्रणाल या वातक कहा जाता है। किसमें किसमें देखने को मिलता है? तो कॉकरोच में देखने को मिलता है। वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है, इन्हीं जाल को क्या कहा जाता है, तो श्वास प्रणाल कहा जाता है या क्या कहा जाता है, वातक कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन समृद्ध वायु जो होता है, इन्हीं के जरिए क्या होता है, श्वास नलिकाओं के जरिए क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है और वहां से फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं श्वास रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाती है। इन्हीं श्वास रंध्रों के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाती है। और क्या होता है कि श्वास नाल या श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, अन्य जंतुओं में देखने को नहीं मिलते हैं, यही कहा गया है। तो इसको लिख लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो भाई, कॉकरोच के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें श्वास रंध्र कहा जाता है। यही छोटे छोटे छिद्र अन्य कीटों में भी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में देखने को मिलता है, अन्य कीटों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, यही श्वास रंध्र जो होते हैं ये अन्य कीटों में भी देखने को मिलता है। कीटों में जो गैस के विनिमय के लिए क्या होते हैं, वायु नलियों का जाल बिछा होता है। ठीक है, तो कीटों में गैस विनिमय के लिए श्वास नलियों का जाल बिछा होता है, जाल फैला होता है, जिसे श्वास क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल या वातक कहते हैं, जिसे श्वास प्रणाल या वातक कहते हैं। श्वास प्रणाल या वातक कहते हैं।
अब ये श्वास प्रणाली या वातक जो होते हैं क्या करते हैं उनके बारे में सुनिए, ठीक है, जिसे श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। ये इनके माध्यम से, ठीक है, ठीक है, इनके माध्यम से ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर के अंदर जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु इन्हीं के माध्यम से बाहर आती है। यह प्रक्रिया लगभग हर कीटों में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है। कॉकरोच के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। कीटों में गैस विनिमय के लिए श्वास नलियों का जाल फैला होता है जिसे श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। देखिए यहाँ पर इनके माध्यम से ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर के अंदर जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु इन्हीं के माध्यम से बाहर आती है। यह प्रक्रिया लगभग हर कीटों में देखने को मिलता है। क्या होता है? हर कीटों में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपके लिए, किसके लिए हो गया? कॉकरोच के लिए। अब इसके आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मेढक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए ये हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। रुक जाइए 2 मिनट, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, केचुआ। केचुआ के बारे में हम लोग अब जानेंगे कि केचुए में क्या होता है, ठीक है। ये केचुआ के बारे में जानिए, अर्थवर्म के बारे में जानिए, ठीक है। केचुए के बारे में देखिए, केचुए का शरीर जो होता है, इससे पहले भी हम लोग पढ़ लिए थे, रिंग टाइप का होता है, ठीक है। उनमें जो रिंग होते हैं ना, जो पेशियां होती हैं, इनमें हड्डी तो नहीं पाई जाती, पिछले कक्षा में मैंने पढ़ाया था। तो ये जो पेशियां होती हैं ये रिंग टाइप की होती हैं और इनमें क्या होता है? फैलाव देखने को मिलता है। इनका पिछला जो रिंग होता है, ठीक है, जो सर्किल होता है, वो जमीन को पकड़ता है और अगला सर्किल क्या करता है? मूवमेंट करता है। फिर जब अगला सर्किल जमीन को पकड़ता है तो पिछले को छोड़कर आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, यानी पेशियों से क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ऐसी चीजें देखने को किसमें मिलती है? केचुए में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? तो केचुए में देखने को मिली है। और एक चीज और बता दें कि केचुआ जो होता है अपनी त्वचा से क्या करता है? श्वसन करता है। केचुआ जो होता है अपनी त्वचा से क्या करता है? श्वसन करता है, ठीक है। जब त्वचा को स्पर्श करने पर, ठीक है, आप देखेंगे तो उसमें उसका मतलब जो शरीर होता है ना, वो आर्द्र होता है, एकदम भींगा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और कुछ लसलसा पदार्थ भी छोड़ता है, ठीक है, श्लेष में प्रतीत होता है, ठीक है। इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि केचुआ अपने शरीर के द्वारा क्या करता है? अपनी त्वचा के द्वारा क्या करता है? गैसों का विनिमय करके श्वास की क्रिया को पूरा करता है, ठीक है। ये चीज देखने को मिलता है और यहीं से गैसों का क्या करता है? आवागमन करता है। इसी तरह से मेढक होता है। मेढक का भी त्वचा देखेंगे चिपचिपा होता है, ठीक है। और इसमें मनुष्य की तरह से क्या होते हैं? सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, लेकिन ये अपने त्वचा से भी सांस लेता है, यानी अपने शरीर से भी सांस लेता है, त्वचा से भी लेता है और फेफड़ों से भी लेता है। यानी केचुए की बात, मेढक की बात हो गई और वो उधर केचुए की बात हो गई, ये खत्म हो गया। अब जल में मछलियां होती हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं।
और ये गिल्स जो होते हैं वो शरीर से बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, ठीक है, यानी ओपन होते हैं, खुले होते हैं। और इनमें क्या होती हैं, रंध्र नलिकाएं होती हैं, बहुत सारी रंध्र नलिकाएं होती हैं, ठीक है, बहुत सारी क्या होती हैं, रंध्र नलिकाएं होती हैं। जो गिल होता है उसे क्लोम भी कहा जाता है भाई, याद रखिएगा। अब ये क्या करते हैं, जो क्लोम त्वचा के बाहर निकला हुआ होता है, जो क्लोम जो होता है वो जो मैंने अभी कहा ना, वो गिल क्या होता है, त्वचा से बाहर निकले होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ढेर सारी असंख्य जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्लोम में असंख्य क्या होती हैं, रक्त वाहिनिकाएं होती हैं, जिससे क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन को लेती हैं और गैस का क्या करती हैं, विनिमय करती हैं। तो ये क्लोम गिल हो गया। गिल में क्या पाई जाती है, रक्त वाहिनिकाएं पाई जाती हैं, वहीं से क्या कर लेती हैं, ऑक्सीजन को ले लेती हैं और यहीं पर आपका क्या होता है, पूरा क्या होता है प्रक्रम, गैसों के विनिमय का प्रक्रम पूरा हो जाता है। किसमें, मछलियों में पूरा हो जाता है, ठीक है। पादपों में श्वसन, पादपों में किस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्या क्या होता है, पिछली कक्षा में आप पढ़ लिए हैं। ये चैप्टर हो गया आपका पूरा खत्म यहाँ पर, ठीक है। कल हम इसके आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हो गई। अब ये याद रखिएगा कि आपको सिर्फ मैंने बार बार कहा है, अगर आपको किसी भी परीक्षा में सफलता चाहिए तो प्रैक्टिस मस्ट है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप चीज़ों को पढ़ेंगे, उतनी अच्छी चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है। तो यही कहूँगा कि मेरे पढ़ाने के बावजूद भी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए, क्वेश्चन करिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, कभी कोई डाउट हो, चाहे आपका वो पर्सनल हो, पर्सनल का मतलब ये होता है कि आप किसी समस्या से घिरे हो, ज़रूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, कहीं कमी है उसके लिए कमेंट करिए, आपका स्वागत है, सुधार करने की कोशिश करूँगा। और कौन सा एग्ज़ाम किस तरह से देना है उस पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ताकि हम आपसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़े। और जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, वो मेरे परिवार के समान हैं और उनको बहुत बहुत आभार उनका कि मुझे उस लायक समझे ताकि मेरे साथ जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।